हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 22 दिसंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले उनको हम देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे व्यक्ति विशेष से और जानेंगे संजय सिंह न्यूज में क्यों बने हुए थे। उसके बाद हम बात करेंगे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 ये क्या है, ये किस क्षेत्र के लिए दिया गया, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, तो यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ के लिए कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेला निस्टिक बाग कल न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सांस मिशन और रैंप कार्यक्रम ये भी न्यूज में बने हुए थे, तो उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है, तो यहां पे ऐसे कौन से दो विधेयक हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग एक नजर में देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर करंट अफेयर से। पहला पॉइंट है डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक जिनका नाम है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, इनको भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप जिसका नाम था JN1, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, जो अभी नया रूप पाया जा रहा है केरला में, उसका नाम है JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। मतलब कि डब्ल्यूएचओ ने जो अभी नया वायरस आया है वहां पे जो पाया गया है JN1, उसका जो नाम दिया है वो नाम दिया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट तक करने के लिए कदम उठा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एनटीपीसी कांटी ने औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी में फिक्की जल पुरस्कार 2023 का 11वां संस्करण जीता है। बता दें कि जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयास करने वाली विभिन्न उद्योगों की कंपनियों को सम्मानित करने के लिए फिक्की जल पुरस्कार वार्षिक रूप से दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आईएनएस शिवाजी में 1971 युद्ध के नायक रहे दिवंगत वाइस एडमिरल बिनाय रॉय चौधरी को मूल वीर चक्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही बता दें कि आईएनएस शिवाजी भारतीय नौसेना के प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय मूल की ब्रिटिश स्कूली छात्रा जिसका नाम है बोधना शिवानंदन ने सुपर टैलेंटेड यूरोपीय चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी का खिताब जीता है। तो ये तो रहे कुछ शॉर्ट न्यूज जो कल के दिन से इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में व्यक्ति विशेष में संजय सिंह न्यूज में क्यों बने हुए थे। तो न्यूज ये है कि संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए, साल की शुरुआत भी जो हुई थी वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे थे उनसे हुई थी और अंत भी उन्हीं से हो रहा है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, संजय सिंह कौन है, भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष हैं। उनके पक्ष में 40 वोट पड़े, जबकि अन्य उम्मीदवार और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण विजेता पहलवान अनीता शिवराणा को 7 वोट मिले हैं। श्री संजय सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे भारतीय कुश्ती संघ की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रह चुके हैं और 2019 में संघ के संयुक्त सचिव भी ये थे। संजय सिंह विवादों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें यौन शोषण सहित गंभीर आरोपों के कारण पद छोड़ना पड़ा था। अच्छा, अगर आपको जानकारी है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो एक समिति का गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इस बीच 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य विजेता साक्षी मलिक ने संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने पर कुश्ती छोड़ने की घोषणा की है। तो ये तो रहा व्यक्ति विशेष में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे संजय सिंह से रिलेटेड उससे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि इसरो को उसके अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर ले। आइसलैंड के हुसाविक में अन्वेषण संग्रहालय द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह पुरस्कार चंद्र अन्वेषण और अन्वेषण मतलब आविष्कार और खगोलीय घटनाओं को
समझने में इसरो के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपण 13 जुलाई को किया गया था। तो ये आप डेट याद रखिए रहिएगा। और अगर चंद्रयान से चंद्रयान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उस पर हमारा एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप उसको जाके जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर भी बहुत डिटेल में बताया गया है। बता दें कि चंद्रयान 3 को LVM-3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। तो ये तो रहा लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। अब इसकी घोषणा कर दी गई है। कुल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हिंदी भाषा से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं डिटेल में। नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्ज्यूम इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। वहीं सादिका नवाब सहर को उपन्यास राजदेव की अमराई को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको ध्यान रखना होगा हिंदी के लिए किसको मिला है, संजीव को मिला है। किस उपन्यास के लिए, मुझे पहचानो। इंग्लिश में नीलम शरण गौर को मिला है उनके उपन्यास रेक्ज्यूम इन रागा जानकी। और उर्दू में सादिका नवाब सहर जिनका उपन्यास है राजदेव की अमराई। इसके लिए उनको ये जो मेन मतलब कि जो 3 भाषा है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ये 3 आप ध्यान रखे रहिएगा। इस बार पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना शामिल है। बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है मेलानिस्टिक बाघ या फिर जिसे हम ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज ये है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दिया कि मेलानिस्टिक बाघ की उपस्थिति केवल उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है। ऐसे बाघ जिनके शरीर पर चौड़ी काली धारियां या फिर रेखाएं जिन्हें हम कह लें होती हैं, उन्हें हम मेलानिस्टिक बाघ के रूप में जानते हैं या फिर जिन्हें हम ब्लैक टाइगर के रूप में भी जानते हैं। बता दें कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार 2022 चक्र के अनुसार सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 16 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जिनमें से 10 मेलानिस्टिक टाइगर थे। ब्लैक टाइगर एक दुर्लभ रंग का बाघ है और यह एक विशिष्ट प्रजाति या भौगोलिक उप प्रजाति नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सांस मिशन की कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज यह है कि मणिपुर राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया। अब सांस की फुल फॉर्म क्या है इसको देख लेते हैं। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ न्यूट्रलाइज निमोनिया। तो आपको ध्यान रखना होगा सांस मिशन किससे रिलेटेड है, निमोनिया से है। हर साल निमोनिया के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लक्ष्य के साथ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाता है। इसका लक्ष्य निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना, जो हर साल 5 साल के कम उम्र के बच्चों की होने वाली कुल मृत्यु का लगभग 15% है। निमोनिया वायरल, बैक्टीरियल या फंगस संक्रमण होने वाली फेफड़ों की एक बीमारी का उदाहरण है। सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2025 तक बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 3 से कम कर दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही मणिपुर में सांस मिशन का जो है शुभारंभ हो गया है, तो इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर लगातार जो है वो चर्चा में बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रैंप कार्यक्रम की कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों था। तो न्यूज यह है कि केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME मंत्री ने रैंप कार्यक्रम के तत्वावधान में 3 उप योजनाएं लॉन्च की हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लें कि रैंप कार्यक्रम है क्या।
रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रैम के नाम से जानते हैं। इस कार्यक्रम को 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य भारत में एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार करना है। साथ ही बता दें कि इसको विश्व बैंक से सहायता भी प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं उन 3 उप योजनाओं की जिसको लॉन्च किया गया। तो पहला है एमएसएमई उपहार योजना। एमएसएमई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्त पोषण योजना का उद्देश्य एमएसएमई को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है। एमएसई स्पाइस योजना, अब ये क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए एमएससी योजना का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी परियोजना का समर्थन करना, जो क्रेडिट सब्सिडी के माध्यम से किया जाएगा। 2070 तक शून्य उत्सर्जन की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र के सपने को यह साकार करेगा। एमएसई ओडीआर योजना, विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर एमएसई योजना सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए विलंबित भुगतान की घटनाओं को संबोधित करने के लिए आधुनिक आईटी टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कानूनी समर्थन को समन्वित करने वाली अपनी तरह की ये पहली योजना है। तो ये तो रहे जो 3 योजनाएं रैम कार्यक्रम के तहत उप योजनाएं जो हाल ही में लॉन्च किए गए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शीतकालीन सत्र के दौरान वो कौन से विधेयक थे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो पहला है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लोकसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पारित कर दिया है। बता दें कि राज्यसभा में ये पहले ही पारित हो चुका है। और तो जो ये विधेयक लाया गया है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल से रिलेटेड है, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यह विधेयक निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 का स्थान लेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल का नेता शामिल होगा। तो ये 3 लोग शामिल होंगे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि संसद में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित हो गए हैं। राज्यसभा ने इन तीनों विधेयक को आज मंजूरी दे दी है और लोकसभा इसे पहले ही स्वीकृति दे दी थी। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है, उसको हम जान लेते हैं। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा। यह देश में फौजीदारी अपराधों पर प्रमुख कानून है। नए विधेयक में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगा। इसमें गिरफ्तारी, अभियोग और जमानत की प्रक्रिया के प्रावधान बताए गए हैं। भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा और अधिनियम में देश के न्यायालयों में साक्ष्यों की स्वीकार्यता से जुड़े प्रावधान होंगे। यह सभी दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर लागू होंगे। तो यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अब से भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 जब इस पे विधेयक पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, उसके बाद तो ये समाप्त हो जाएंगे और चलेगा क्या? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, ये सारे के सारे अब हमारे देश में लागू होने वाले हैं। तो ये तो रहा आज का हमारा करंट अफेयर। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि चंद्रयान 3 हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, वहां पे कुछ प्रश्न हमने बनाए हैं जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाके उसको जरूर देखें। और पैरेलल में ही आपका वर्ल्ड मैपिंग चल रहा है। वर्ल्ड मैपिंग से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऑस्ट्रेलिया कराया जा चुका है, अफ्रीका हो चुका है, यूरोप हो चुका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो चुके हैं, बचे हैं एशिया बचा हुआ है। तो एशिया को भी अब करा दिया जाएगा जल्दी ही। तो इसको भी आप लोग जाके जरूर देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।